तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे नंबर से बोर्ड एग्जाम में पास हो तो अपन वीडियो के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वंशागति के आणविक आधार चैप्टर का। आज पढ़ेंगे हम आनुवांशिक पदार्थ जो है उसकी खोज कैसे हुई। ठीक है, तो शुरू करते चलिए। आनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार जो है, आनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार की जो खोज है वो 1926 में शुरू हो गई थी। कब शुरू हो गई थी? 1926 के अंदर जो है वंशागति के आणविक आधार की खोज प्रारंभ कर दी गई थी। इसमें मेंडल और मॉर्गन ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये पता लगाया कि गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर? केंद्रक में। लेकिन आनुवांशिक पदार्थ होता कौन सा है ये बता नहीं पाए थे। ये तो सबको पता है कि भाई कोशिका के अंदर जो है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बता पाया कि ये जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा होता है, यानी डीएनए होता है, आरएनए होता है या क्या होता है, ये वो बताने में असक्षम हुए। फिर आता है अब इसकी आगे के कड़ी में भाई डी आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किए गए। उसमें सबसे पहला प्रयोग जो है वो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग है, जो उन्होंने 1928 के अंदर किया था। कब किया था? 1928 के अंदर। तो इन्होंने क्या किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एक जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया रोग फैलाता है। कौन सा रोग? निमोनिया रोग फैलाता है। इसको लेकर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने इस जीवाणु के, निमोनिया के, दो विभेद लिए थे। एक तो एस विभेद और एक आर विभेद। एस विभेद क्या होता है? एस फॉर स्मूथ, यानी इसका जो आवरण होता है, इस जीवाणु का जो आवरण होता है वो चमकदार और चिकना होता है। कैसा होता है? चमकदार और चिकना। क्यों होता है? क्योंकि इसके चारों ओर एक श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। किसका? श्लेष्मा का। फिर इसकी विशेषता होती है कि ये एस विभेद जो होता है वो उग्र होता है। उग्र यानी ये बीमारी फैला देता है, यानी निमोनिया पैदा करने का कार्य करता है। दूसरा होता है आर विभेद। आर विभेद जो है उसके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए वो खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा। और ये अनुग्र होता है, यानी ये इसके अंदर निमोनिया जो है फैलाने की क्षमता थोड़ी कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ जो था उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु पर अपने प्रयोग किए, इसको लेकर अपने प्रयोग किए। ठीक है, और इसने दो विभेद लिए थे इस जीवाणु के, एक एस विभेद और एक आर विभेद। एस विभेद कौन सा होता है? जो चमकदार और चिकना होता है, क्योंकि उसके आवरण के ऊपर श्लेष्मा पाया जाता है, और ये उग्र होता है यानी निमोनिया रोग फैलाता है। आर विभेद कौन सा होता है? जिसके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्यों? और इसके कारण जो है आवरण नहीं पाए जाने के कारण ये कैसा होता है? खुरदरा होता है। और ये अनुग्र होता है, यानी निमोनिया फैलाने का कार्य या तो नहीं करता है या न के बराबर ये इसका कोई प्रभाव पड़ता है। अब आता है इसका प्रयोग कैसे किया इसने। इसने इस पहले एस विभेद जो होता है उसको चूहे के अंदर प्रवेश करवाया। ठीक है, इसके अंदर चूहे के अंदर एस विभेद को जो है प्रवेश करवाया तो चूहा मर जाता है। क्यों? क्योंकि एस विभेद जो होता है वो निमोनिया रोग फैलाता है, तो इसको चूहे को निमोनिया रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है आर विभेद। आर विभेद को चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि आर विभेद अनुग्र होता है, यानी इसमें बीमारी फैलाने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए चूहे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जीवित रहता है। तीसरे चरण में इसने क्या किया? ताप से मृत एस विभेद लिया, यानी एस विभेद वाला जो है जीवाणु है उसको ताप गर्म करके उसको मार दिया, और मारने के बाद चूहे में इसको प्रवेश करवाया तो चूहा जीवित रहता है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो मृत हो गया। अब अगला स्टेप में क्या होता है? ताप से मृत एस विभेद और जीवित आर विभेद। ध्यान रखना है, एस विभेद कैसा है? मृत है, और आर विभेद कैसा है? जीवित है। इन दोनों को मिश्रित करके चूहे के अंदर प्रवेश करवाया तो चूहा मर गया।
क्या हो गया, चूहा मर गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये है कौन सा, एस विभेद, ठीक है, और ये है आर विभेद। कौन सा, आर विभेद। अब इसने क्या किया, इसको तो ताप देकर मृत कर दिया, और ये है यहां पर जीवित। क्या है, जीवित है। तो इसका जो डीएनए होता है, इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो क्या करता है, इन दोनों को चूंकि अपन क्या कर रहे हैं, मिश्रित करके इस चूहे में इसमें प्रवेश करवा रहे हैं, तो ये जो आनुवांशिक पदार्थ होता है मिश्रित करने पर इसके अंदर चला जाता है। किसमें, एस विभेद का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आर विभेद के अंदर चला जाता है। ठीक है ना, ये अलग कलर के करके बता देता हूँ, ये इसका है, ठीक है। ये भी इसके अंदर चला जाता है क्योंकि दोनों को मिश्रित किया जाता है, जिसके कारण अब ये आर विभेद जो होता है वो एस विभेद की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देता है और ये उग्र हो जाता है, जिससे चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से जो है, चूंकि आर विभेद जो है उसको एस विभेद जो है, उसका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो आर विभेद को एस टाइप में बदल देता है। इसलिए इस प्रयोग का नाम क्या है, रूपांतरण। क्या नाम है, रूपांतरण, यानी आर को एस में बदल देना, आर को एस में बदल देना। आइए इसका निष्कर्ष देखते हैं कि ग्रिफिथ ने पाया कि मृत चूहे के शरीर में जीवित एस विभेद जीवाणु जो है वो मौजूद है। अब मौजूद कैसे आया कि भाई आर के अंदर इसका एस का आनुवंशिक पदार्थ चला जाता है और इसको बदल देता है किसमें, एस टाइप के अंदर बदल जाता है आर को ही। तो ताप मृत एस विभेद से कोई रूपांतरण कारक जो होता है वो जीवित आर विभेद में चला गया, जिसने उसे चिकना आवरण बनाने और उग्र होने में क्या की, मदद की, जिसके कारण चूहा जो है वो मर जाता है। तो इस प्रकार से रूपांतरण का प्रयोग किया था किसने, ग्रिफिथ ने। किस पे प्रयोग किया था, उसने निमोनिया जीवाणु लिया और उसको उसके दो प्रभेद लेकर जो है उसको चूहे में प्रवेश करवाकर अपने प्रयोग और निष्कर्ष निकाले थे। फिर प्रयोग की कड़ी में अगला आता है रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। अब क्या हुआ, ग्रिफिथ की कुछ कमियां रह गई। तो ग्रिफिथ की क्या कमी रह गई थी कि वह किस कारक के कारण वो रूपांतरण हो रहा है, उस कारक को वो नहीं बता पाया था। तो ये आपको एक नंबर में याद रखना है, ग्रिफिथ के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उसकी क्या कमी रह गई। तो उसने ये तो बता दिया कि भाई कोई न कोई कारक होता है जिसके कारण आर विभेद एस विभेद में बदलता है, लेकिन उस कारक कौन सा होता है ये नहीं बता पाया। तो इसके अगली कड़ी में जो है एक वैज्ञानिक आते हैं ओसवाल्ड एवेरी, और दूसरा है कॉलिन मैकलियोड, और तीसरा है मैकलिन मैकार्टी। इन तीनों ने मिलकर 1933 से 1944 के बीच अपने शोध किए थे। कौन कौन था, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड, मैकलिन मैकार्टी, इन तीनों ने मिलकर जो है अपने शोध किए। अब इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया, उसी को लिया था किसको, मृत एस कोशिकाओं को, ताप मृत एस कोशिकाओं को लिया और लेने के बाद क्या किया, उनके शरीर से प्रोटीन को अलग कर दिया, डीएनए को अलग कर दिया और आरएनए को अलग कर दिया। यानी इन तीनों को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है, एस कोशिका के अंदर से ही प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, इन तीनों को अलग कर दिया जाता है। और अलग करने के बाद कुछ टेस्ट किया जाता है कि भाई, फिर पता चल जाता है कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो उसके लिए उसने 3 टेस्ट किए थे। सबसे पहला है प्रोटीन लिया और प्रोटीन के अंदर कौन सा एंजाइम डाल दिया, प्रोटीएजेज। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएजेज एंजाइम डाला। ये क्या करता है, प्रोटीक पाचक एंजाइम होता है। तो देखा उसने कि जिस कोशिका के अंदर ये प्रोटीन है उसका रूपांतरण हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, रूपांतरण। यानी ये आनुवंशिक पदार्थ तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर आनुवंशिक पदार्थ होता तो इसका रूपांतरण नहीं होता, क्योंकि पहले से अगर उसमें आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित है तो उसका रूपांतरण होगा ही नहीं, और जिसमें अनुपस्थित होता है उसका रूपांतरण जो है वो एस के कोशिका के द्वारा कर दिया जाता है। दूसरा है आरएनएज एंजाइम।
ये क्या करता है, आरएनए पाचक एंजाइम होता है। तो यहाँ से पहले प्रोटीन लिया, प्रोटीएज एंजाइम डाला तो कोई रूपांतरण नहीं हुआ। फिर उसने आरएनए को लिया और आरएनए के अंदर डाल दिया आरएनएज एंजाइम, तो इसका भी कोई रूपांतरण नहीं, इसका भी रूपांतरण हो गया। इसका मतलब आरएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो प्रोटीन भी आनुवांशिक पदार्थ नहीं, आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तीसरी बार इसने क्या किया, डीएनए को लिया और डीएनए के अंदर डाला डीएनएज एंजाइम। कौन सा, डीएनएज एंजाइम को डाला, तो देखा कि रूपांतरण रुक गया। क्यों, क्योंकि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, और वापस इसने प्रयोग के अंदर भी क्या लिया, यहाँ से ये डीएनए अलग किया। अब डीएनए अलग कर दिया तो पहले से डीएनए है तो इसका कोई रूपांतरण नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी में क्या था कि प्रोटीन, इसमें प्रोटीन था, इसमें क्या था प्रोटीन, इसमें आरएनए था, तो डीएनए अनुपस्थित था, जिसके कारण डीएनए अंदर प्रवेश करके तो उसका रूपांतरण कर देता है। लेकिन इसमें तो पहले से ही डीएनए उपस्थित है, तो इसका रूपांतरण की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो इसका रूपांतरण नहीं होगा। इस जिसके कारण सिद्ध हो जाता है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो कुछ हद तक ये पता चल गया कि डीएनए ही जो है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। एक बार वापस देख लीजिए। तो रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण, इसमें 3 वैज्ञानिक है, ऑसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलियोड, मैकलिन मैकार्टी। ठीक है, इन्होंने 1933 से 44 तक अपने शोध किए थे। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मृत एस कोशिका ली और उसमें से प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों को अलग अलग कर दिया। तीनों को अलग अलग करने के बाद प्रोटीन के अंदर डाला इसने प्रोटीएजेज एंजाइम। ठीक है, अब इसमें डीएनए है ही नहीं, तो डीएनए नहीं है तो इसके एस कोशिका के जो एस विभेद वाला जो था आनुवांशिक पदार्थ वो इसमें प्रवेश कर जाता है और इसका रूपांतरण कर दिया जाता है। इसका मतलब ये प्रोटीन जो आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। दूसरा, आरएनए लिया, यहाँ से ये आरएनए लिया और आरएनए के अंदर जो है वो क्या डाल दिया, आरएनएज एंजाइम डाल दिया। आरएनएज एंजाइम डाल दिया। अब अपने को पहले से ही पता है कि इसमें भी डीएनए नहीं है, तो डीएनए बाहर से प्रवेश करेगा और उसका रूपांतरण कर देगा कोशिका का, यानी आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। ठीक है। तीसरा, इसने डीएनए लिया और डीएनए लेकर इसके अंदर क्या मिलाया, डीएनए एंजाइम डाला, तो इसका रूपांतरण रुक जाता है, यानी रूपांतरण होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से इसके पास डीएनए है, तो बाहर से कोई डीएनए अंदर प्रवेश कराने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात डीएनए जो होता है वही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए के रूप में पाया जाता है। तो इन वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। हालांकि उस समय सभी जीव विज्ञान इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उस समय इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इन्होंने उस समय प्रयोगों के द्वारा बता दिया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब मेरे बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द हैं, ठीक है ना। एक तो है डीएनएज, डीएनए, डीएनए तीनों कैपिटल लेटर में और ये एस जो स्मॉल लेटर में, यानी ये डीएनए का बहुवचन है। किसका? डीएनए का बहुवचन है, अर्थात डीएनए के बहुत सारे अणु। क्या? डीएनए के बहुत सारे अणु। और एक होता है डीएनएज। अब डीएन तो है कैपिटल और बाकी ई एस ई जो स्मॉल है, तो जिसमें ये पीछे वाले अक्षर स्मॉल आते हैं वो एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। और इसका काम क्या होता है? डीएनए का पचाना। डीएनए को क्या करता है? खंडित करता है या पचा देता है। डीएनएज, तो डीएनएज एंजाइम है और डीएनएज जो है वो डीएनए का क्या होता है? बहुवचन होता है। अब आता है अगले प्रयोग के चरण में, और यह प्रयोग है हर्शे और चेस का प्रयोग। किसका? हर्शे और चेस का प्रयोग। ये प्रयोग जो है 1952 में किया गया था। कब किया गया? 1952 में। किन्होंने किया था? अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, दो वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के द्वारा यह प्रयोग किया गया था, इसलिए इस प्रयोग का नाम हर्शे और चेस रखा गया है। इस प्रयोग ने निर्विवाद रूप से यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ। तो हर्शे और चेस ने यह सिद्ध कर दिया कि भाई डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसके अलावा दूसरा आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। तो इसने अपने प्रयोग किए थे। अब प्रयोग जो किया गया था उसका पहला स्टेप देखो, तो प्रयोग का आधार।
ठीक है, प्रयोग का क्या आधार है? तो हर्षे और चेस ने जीवाणु भोजी किस क्या लिया था? जीवाणु भोजी नामक विषाणु यानी वायरस का उपयोग किया था। और ये विषाणु जो है वो जीवाणु यानी ई कोलाई को संक्रमित करते हैं। ठीक है, ई कोलाई जो जीवाणु होता है उसको संक्रमित करने का कार्य जीवाणु भोजी के द्वारा किया जाता है। जीवाणु भोजी की संरचना जो है आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी होगी। ये इस तरीके से होता है जीवाणु भोजी। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर ये डीएनए पाया जाता है इसका। तो जीवाणु भोजी लिया इन्होंने जो कि ई कोलाई जो है उस जीवाणु को संक्रमित करता है। ठीक है, अब संक्रमण के दौरान क्या होता है कि ये जो जीवाणु भोजी यानी विषाणु जो होता है वो अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेज देता है। किसमें? जीवाणु कोशिका, यानी ये है जीवाणु मान लीजिए और ये जीवाणु भोजी है। तो ये क्या करता है, यहां से अपने ये वाला जो आनुवंशिक पदार्थ है उसको इस जीवाणु कोशिका के अंदर भेज देता है। अब ये वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि ये पदार्थ कौन सा है, यानी जो अंदर जा रहा है आनुवंशिक पदार्थ वो प्रोटीन है या डीएनए, उसका पता लगाया जाएगा अब। ठीक है, तो जो जीवाणु भोजी होता है वो संक्रमण के दौरान अपने जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो जीवाणु यानी ई कोलाई के शरीर में प्रवेश करवा देता है। अब प्रवेश करवाने के बाद जो है ये पता लगाया जाता है कि ये प्रोटीन है या फिर ये डीएनए। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया इन्होंने, कुछ तैयारियां की। उन्होंने दो माध्यम लिए, एक माध्यम ए और एक माध्यम बी। माध्यम ए किसका बना होता है? विकिरण सक्रिय फास्फोरस का। किसका? विकिरण सक्रिय फास्फोरस यानी P32 P32 जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रेडियो एक्टिव। तो डीएनए के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए में जो है वो फास्फोरस पाया जाता है। तो जब इस माध्यम में डीएनए अगर उपस्थित होगा तो वो रेडियोधर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये जीवाणु भोजी का या विषाणु का जो डीएनए वो रेडियोधर्मी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि भाई इसमें डीएनए उपस्थित है। जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है तो वो रेडियोधर्मी नहीं होगा, तो पता चल जाएगा कि भाई इसमें प्रोटीन अनुपस्थित है। माध्यम बी जो है उसमें क्या होता है? विकिरण सक्रिय सल्फर होता है। ठीक है ना, S35 यानी S35 ये द्रव्यमान संख्या है इनकी। क्या है? द्रव्यमान संख्या। इसमें क्या होता है कि भाई प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है, तो जिसमें प्रोटीन होगा, जिसमें क्या होगा? प्रोटीन, तो वो प्रोटीन का जो आवरण होगा वो रेडियोधर्मी हो जाएगा। जबकि डीएनए जो होता है वो सल्फर नहीं होता है, जिसके कारण रेडियोधर्मी नहीं होगा। यानी ये टेस्ट किया जाता है विकिरण सक्रिय फास्फोरस लेकर डीएनए का, और विकिरण सक्रिय फास्फोरस लेकर जो है वो डीएनए का टेस्ट किया जाता है, और विकिरण सक्रिय सल्फर लेकर जो है वो किसका? प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। किसका? प्रोटीन का। ठीक है, तो ये प्रोटीन के टेस्ट के लिए होता है और ये डीएनए के टेस्ट के लिए होता है। आगे समझ में। अब आता है प्रयोग के अगले चरण में। अब क्या होगा? संक्रमण, यानी रेडियोधर्मी विषाणुओं को ई कोलाई जीवाणु से चिपकाया जाता है। क्या किया जाता है? ये वाला सिस्टम। ठीक है ना, यानी ये ई कोलाई है और इसके ऊपर इसको जीवाणु भोजी को चिपकाया जाता है। तो अब ये चिपका दिया। अब अनावरण यानी मिश्रण को हिलाया जाता है। अब जैसे ये चिपक गया, चिपकने के बाद उनका आनुवंशिक पदार्थ तो चला जाता है ई कोलाई में, उसके बाद उस मिश्रण को तेजी के साथ हिलाया जाता है। हिलाने पर क्या होगा कि विषाणु के खाली बाहरी आवरण जो होता है, यानी अब इसमें से आनुवंशिक पदार्थ तो बाहर निकल गया क्योंकि वो ई कोलाई के अंदर चला गया, तो ये खाली खोल बचेगा। क्या बचेगा? खाली खोल। ठीक है, आवरण जीवाणु की सतह से क्या हो जाता है, यानी ये जीवाणु की सतह, यहाँ से ये आवरण जो होता है विषाणु का यानी जीवाणु भोजी का वो अलग हो जाता है तेज गति से हिलाने पर।
फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, अपकेंद्रण। फिर इसको तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालकर उसको तेजी से घुमाया जाता है। तो मिश्रण को तेजी से घुमाया जाने पर भारी जीवाणु जो होता है, भारी जीवाणु कोशिकाएं जो है वो नीचे बैठ जाती है, और हल्के जो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। यानी ये है, इसमें घुमाया तो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो हल्का होगा वो जीवाणु भोजी हल्का होकर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ तो निकल गया, केवल आवरण आवरण ही बचा हुआ है। तो ये 3 स्टेप में ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, संक्रमण करवाएंगे, यानी रेडियोधर्मी विषाणु को ई कोलाई जीवाणु से चिपकाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु, इससे जीवाणु भोजी को चिपकाया जाता है। फिर अनावरण, यानी अब इसके अंदर से जो है क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ तो ई कोलाई में आ जाता है, तो ये केवल एक आवरण बचेगा, प्रोटीन का क्या बचेगा, आवरण। फिर इसको तेजी के साथ मिश्रण को हिलाया जाता है, हिलाने पर ये आवरण आवरण अलग हो जाता है, और ई कोलाई वाली कोशिका जो होती है वो अलग हो जाती है। अब इसका अपकेंद्रण किया जाता है। अपकेंद्रण करने पर चूंकि ई कोलाई की जो कोशिका है वो भारी होती है, जिसके कारण नीचे चली जाती है, और जीवाणु भोजी यानी विषाणु जो है वो केवल प्रोटीन का आवरण ही होता है, इसलिए वो हल्का होकर ऊपर आ जाता है। अब इसका अगला टेस्ट किया जाता है, तो निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है, प्रयोग का। तो P32 जो माध्यम था, कौन सा, P32 माध्यम जो था फास्फोरस वाला, सक्रिय फास्फोरस वाला जो माध्यम था, उसके अंदर रेडियोधर्मिता दिखी, उसके अंदर रेडियोधर्मिता दिखी, ठीक है ना। इसका मतलब डीएनए जो है वो अंदर गया, डीएनए क्या हो गया, अंदर गया, और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भाई डीएनए ही जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है जो ई कोलाई के अंदर प्रवेश करता है। और ऊपर का जो खोल था प्रोटीन वाला, उसको जब इस S35 यानी सल्फर, सक्रिय सल्फर विकिरण के अंदर माध्यम में रखा जाता है, तो इसमें कोई रेडियोधर्मिता नहीं दिखती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन जो है वो बाहर रहा, और ई कोलाई के अंदर उसने प्रवेश नहीं किया, और इसने कोई टेस्ट नहीं दिया, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भाई ई कोलाई के अंदर प्रवेश करने वाला जो पदार्थ है वो डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। और जो ई कोलाई के बाहर केवल जो खोल रहता है शेष, वो होता है प्रोटीन। वो क्या होता है, प्रोटीन। यानी ये वाला जो है वो प्रोटीन है जो बाहर रह जाता है, और जो टेस्ट पॉजिटिव आता है वो किसका आता है, इसका। यानी जो ई कोलाई में अंदर गया है वो डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। तो इस प्रयोग से सिद्ध हो जाता है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अब उस पूरे प्रयोग को जो है चित्र की सहायता से देखिए। पहले इसको समझ लो, उसके बाद इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये है जीवाणु भोजी, ठीक है, यानी जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला। अब इसके अंदर देखिए, ये विकिरण सक्रिय सल्फर, कौन सा, विकिरण सक्रिय सल्फर से अंकित प्रोटीन संपुट, यानी ये जो प्रोटीन का आवरण है, आवरण रेड कलर में बता रखा है, देखो ये रेड कलर वाला जो है पूरा आवरण, वो सल्फर वाले माध्यम में रखा जाता है। कौन से, विकिरण सक्रिय सल्फर वाले माध्यम में। उसके बाद जो है इसको क्या किया जाता है, ई कोलाई जो होता है उससे चिपकाया जाता है। चिपकाने पर क्या होता है, इसका अंदर का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कहाँ छोड़ दिया जाता है, इसके अंदर। देखिए ये आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो यहाँ से ये अंदर आ रहा है, तो ये आनुवांशिक पदार्थ अंदर छोड़ दिया जाता है, और केवल ये देखो, ये विकिरण सक्रिय सल्फर वाला जो भाग होता है, प्रोटीन वाला आवरण वाला भाग, वो बाहर रह जाता है। अब ये यहाँ पर अगले स्टेप में देखिए, ये तो आनुवांशिक पदार्थ अंदर आ गया, और ये वाला जो भाग है प्रोटीन वो बाहर रह गया, ई कोलाई से बाहर रह गया। तो टेस्ट किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि कोशिकाओं में विकिरण 35S का पता नहीं लगता, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो दिखाई नहीं देता है। जबकि जो प्रोटीन वाला जो ये आवरण है, इस आवरण के अंदर विकिरण 35S का पता लग जाता है, क्योंकि ये रेडियोधर्मी होता है। कैसा होता है, रेडियोधर्मी। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भाई प्रोटीन वाला जो भाग है वो कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता है। दूसरा वाला इसमें देखिए, इसमें ये रेड कलर में जो बता रखा है वो है विकिरण सक्रिय P32 से अंकित डीएनए, यानी इसको कौन से माध्यम में रखा गया है,
फॉस्फोरस माध्यम में रखा गया। फॉस्फोरस माध्यम में रखने के बाद इसको जो है संक्रमण करवाया जाता है। क्या करवाते हैं? संक्रमण। ये चिपकाया, चिपकाने पर इसके अंदर से जो पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ, वो इस ई कोलाई जीवाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये अनावरण हो गया। अब इसको हिलाया तो ये अलग हो गए और कोशिका क्या हो गई? भारी होने के कारण नीचे बैठ गई। अब वापस वो रेडियोधर्मी वाला टेस्ट किया जाता है। अपकेंद्रण करने के बाद, अपकेंद्रण करेंगे तो कोशिका भारी होकर नीचे बैठ जाती है और ऊपर वाला जो आवरण होता है हल्का होकर जीवाणु भोजी का आवरण ऊपर चला जाता है। टेस्ट करेंगे तो अब इस कोशिका के अंदर देखो, ये जो है P32 से एक्टिव जो भाग है वो अंदर चला गया, तो कोशिकाओं में विकिरण P32 का पता लग जाता है, जिससे पता चलता है कि भाई अंदर जाने वाला पदार्थ जो है वो DNA ही है। और यहाँ पर इसके अंदर किसी भी प्रकार के रेडियोधर्मी विकिरण का पता नहीं लगता है, अर्थात प्रोटीन का ये जो आवरण है वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, ये सिद्ध हो जाता है। तो इसके अंदर जो पदार्थ गया है वो DNA ही होता है। और ये किससे पता चल जाता है? P32 से ये विकिरण का पता लग जाता है और ये पता चलता है कि आनुवंशिक पदार्थ ही DNA ही होता है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकला कि DNA ही विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि DNA ही वो आनुवंशिक पदार्थ है जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाता है, और वो आनुवंशिक पदार्थ कौन है? DNA। कौन है? DNA। तो इस प्रकार से प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हो गया कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। फिर आनुवंशिक पदार्थों के गुण। आनुवंशिक पदार्थों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो हर्शे और चेस के प्रयोग से यह स्पष्ट तो हो गया कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन कुछ विषाणु, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल आ जाता है कि किन जीवों के अंदर जो है वो आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है। तो RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में किस में पाया जाता है? टोबैको मोजैक वायरस, यानी TMV, टोबैको मोजैक वायरस के अंदर RNA जो है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। वहां पर DNA जो है अनुपस्थित होता है, जिसके कारण RNA ही जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब आनुवंशिक पदार्थ होने के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ क्राइटेरिया होता है। वो कौन कौन सा होता है अपने देखना है। तो किसी भी अणु को आनुवंशिक पदार्थ कहलाने के लिए कुछ शर्तें होती है। अब वो पहली शर्त क्या है? प्रतिकृति। क्या है? प्रतिकृति, यानी उसके द्वारा स्वयं की कॉपी या प्रतिकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी प्रतिकृति का मतलब क्या हुआ कि जो भी आनुवंशिक पदार्थ है उसके अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी बहुत सारी कॉपी यानी प्रतिकृतियां बना सके। दूसरा, स्थायित्व। दूसरा क्या है? स्थायित्व, यानी जो भी आनुवंशिक पदार्थ है वो संरचनात्मक और रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए, यानी बदलना नहीं चाहिए, स्थायी होना चाहिए। तीसरा, उत्परिवर्तन, अर्थात जो भी आनुवंशिक पदार्थ है उनमें उत्परिवर्तन जो है वो धीमा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धीमा। तो धीमे परिवर्तनों की संभावना होनी चाहिए। अचानक से उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए, धीमे धीमे परिवर्तन होने चाहिए, जो विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। और चौथा पॉइंट है मेंडल के लक्षण। किसके? मेंडल के लक्षण, यानी उसे स्वयं को मेंडल के लक्षणों के रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो मेंडल के जो भी लक्षण है उसके रूप में वो अभिव्यक्त करने की उसमें भी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद रखना है कि कोई भी पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ है तो उस होने के लिए कौन कौन से शर्तें होनी चाहिए। पहला, प्रतिकृति, यानी वो अपनी कॉपी बनाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा, स्थायित्व, यानी वो संरचनात्मक और रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए। तीसरा, उत्परिवर्तन, यानी उनमें धीमे धीमे परिवर्तन होने चाहिए जो विकास के लिए आवश्यक है। और चौथा है कि मेंडल के लक्षण, यानी स्वयं को मेंडल के लक्षणों के रूप में
अभिव्यक्त करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, यानी जो भी उसके द्वारा लक्षण निर्धारित किया जाता है वो लक्षणों को प्रकट करवाने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं डीएनए और आरएनए के बीच रासायनिक अंतर, यानी क्या अंतर पाया जाता है इन दोनों में। डीएनए में और आरएनए में अंतर पूछा जाता है तो ये उसका 3 पॉइंट है, आपको आंसर लिखना। पहला आता है शर्करा। तो आपको पता है डीएनए के अंदर 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन सी? 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और आरएनए में क्या होता है? केवल राइबोज शर्करा ही होती है। क्या होती है? राइबोज। तो डी से याद रखना है डीऑक्सीराइबोज, और इसमें आर है तो राइबोज शर्करा होती है। नाइट्रोजन क्षार का अंतर पाया जाता है। डीएनए में जहाँ पर थाइमिन पाई जाती है उस जगह पर आरएनए के अंदर यूरेसिल होती है। क्या होती है? यूरेसिल। अर्थात डीएनए में थाइमिन होता है और इसमें आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तीसरा, स्थायित्व। डीएनए जो होता है वो कम सक्रिय और अधिक स्थायी होता है। ठीक है ना, रासायनिक रूप से कम सक्रिय होता है जिसके कारण अधिक स्थायी होता है। लेकिन आरएनए जो होता है उसमें 2-OH समूह पाया जाता है। कौन सा? ये ध्यान रखना है, अच्छा सवाल बनता है कि ये आरएनए अधिक सक्रिय और अस्थिर होता है। क्यों? क्योंकि आरएनए के अंदर 2-OH समूह होता है जिसके कारण ये अधिक सक्रिय हो जाता है और अस्थिर होता है, यानी ज़्यादा स्थायी नहीं होता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में ये अंतर है। पहला अंतर तो शर्करा का हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें राइबोज। नाइट्रोजन क्षार का, इसमें थाइमिन और इसमें यूरेसिल। और इसमें स्थायित्व तो अधिक होता है क्योंकि ये कम सक्रिय होता है, जबकि इसमें OH समूह के कारण अधिक सक्रियता पाई जाती है, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी नहीं होता है, अस्थिर होता है। फिर आता है कि भाई डीएनए जो आरएनए की तुलना में अधिक बेहतर होता है, अच्छा होता है। क्यों? ठीक है ना, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है रासायनिक स्थिरता। भाई डीएनए जो क्या होता है? स्थिर होता है। अब क्यों? अभी अपन ने पढ़ा कि आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2-हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह इसे बहुत क्रियाशील और अस्थिर बना देता है, जबकि डीएनए जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। तो आरएनए में OH समूह के कारण क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वो अस्थिर हो जाता है, जबकि डीएनए जो है वो स्थायी होता है। डीएनए क्या होता है? स्थायी। फिर आता है ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। ठीक है, अब ताप के प्रभाव में क्या है कि ग्रिफिथ ने प्रयोग से बताया कि गर्म करने पर डीएनए के दोनों रज्जु यानी दोनों पालियां अलग हो जाती है, लेकिन जैसे ही उचित स्थिति यानी परिस्थितियां मिलती है वो पुनः जुड़ जाती है। ठीक है ना, पुनः क्या होती है? जुड़ जाती है। इसलिए डीएनए का ये गुण उसको आरएनए से अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। तीसरा पॉइंट है थाइमिन की उपस्थिति। कि डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है, जो इस डीएनए को अतिरिक्त स्थायित्व देता है, यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। डीएनए जो है आसानी से जो है टूटता नहीं है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है धीमी गति से उत्परिवर्तन। तो आरएनए जो है वो जो है तेजी के साथ उत्परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, जबकि डीएनए जो होता है उसमें परिवर्तन क्या होता है? धीमे धीमे होते हैं और स्थिर होते हैं। धीमे धीमे होते हैं और स्थिर होते हैं। तो डीएनए आरएनए से श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक स्थिरता, क्योंकि आरएनए में OH समूह होता है जिससे वो क्रियाशील और अस्थिर होता है, जबकि डीएनए में नहीं होता है तो ये ज़्यादा स्थायी होगा। ताप का प्रभाव, यानी गर्म करने पर डीएनए के रज्जु पालियां जो अलग अलग हो जाती है, लेकिन जैसे इस उचित स्थिति यानी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये डीएनए की दोनों पालियां वापस जुड़ जाती है। तीसरा, थाइमिन की उपस्थिति। तो थाइमिन जो होता है डीएनए में क्या करता है? इस अधिक स्थायी बनाने का काम करेगा। और धीमी गति से उत्परिवर्तन, यानी आरएनए की तुलना में डीएनए में परिवर्तन धीमे और स्थिर होते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आनुवांशिक सूचनाओं के सुरक्षित संचय के लिए डीएनए सबसे उत्तम है। यानी आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण करना है, संचयन करना है, तो आनुवांशिक सूचनाओं के सुरक्षित रखने के लिए हमेशा डीएनए का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा स्थायी होता है। तो सूचनाएं अधिक समय तक स्थायी बनी रहती है। लेकिन अगर स्थानांतरण करना है, क्या करना है? आनुवांशिक सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है और प्रोटीन का निर्माण करना है, प्रोटीन संश्लेषण, तो उसके लिए आरएनए अधिक उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि आरएनए के अंदर सीधे कोड लेखन करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कोई भी कोड है उस कूट को
पढ़ने की क्षमता आरएनए में सबसे अधिक पाई जाती है, जिसके कारण आनुवांशिक सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजने यानी स्थानांतरण करने और प्रोटीन के निर्माण करने के लिए हमेशा आरएनए का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग है। डीएनए का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं के भंडारण के लिए डीएनए का उपयोग किया जाता है, जबकि आनुवांशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने और प्रोटीन के निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आरएनए का उपयोग किया जाता है। तो आज का ये जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है और आपको पुनः बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे अंकों से 12th उत्तीर्ण हो, यही शुभकामनाएं। शुभ आशीष।